हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश में 46 साल पहले आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इमरजेंसी की बरसी पर आपातकाल के उन काले दिनों को याद किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आपातकाल के उन काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचल दिया था। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि 1975 से 1977 के दौरान हमारे देश ने देखा कि किस तरह से संस्थाओं का विध्वंस किया गया। साथ ही लिखा कि आइए हम संकल्प लेते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और संविधान में तय किए गए मूल्यों के अनुसार रहेंगे। साल 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की आज 46वीं बरसी है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गजों ने इसको लेकर ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ और अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। असंख्य सत्याग्रहियों को रातों रात जेल की काल कोठरी में कैद कर प्रेस पर ताले जड़ दिए गए थे। हरियाणा बीजेपी आज इमरजेंसी का विरोध करेगी। इमरजेंसी के विरोध में मनाएंगे काला दिवस। युवाओं को इमरजेंसी के हालात बताएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अलग अलग दलों के 14 नेताओं के साथ मैराथन चर्चा की। गुरुवार दोपहर 3 बजे शुरू हुई बैठक करीब 3.25 घंटे तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को मिटाना चाहते हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। पीएम ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद सूबे में विधानसभा चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता में है। घाटी के नेताओं को पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सभी को राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। सकारात्मक माहौल में हुई इस चर्चा के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि करीब 80% राजनीतिक दल ने अनुच्छेद 370 पर चर्चा की। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के अधिकतर नेताओं ने बैठक को सकारात्मक बताया। अल्ताफ बुखारी ने बताया कि बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं के सभी मुद्दों को सुना। सर्वदलीय बैठक के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बात करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग धारा 370 के रद्द होने से नाराज हैं। हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। इसके लिए हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर में कमी के बीच लगातार तीसरे दिन 50,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 51,667 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 1329 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले बुधवार को 54,069 और मंगलवार को 50,848 नए मामले सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 427 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते रोज 14,189 एक्टिव केस कम हुए हैं। पंजाब में भी कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने आया है। पंजाब में डेल्टा प्लस का एक केस सामने आया है। कई अन्य सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण एक मौत हो गई है, जबकि अब तक कुल 7 केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महिला की मौत डेल्टा प्लस के कारण हुई है। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर हो रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 102 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से एक दिन में 19 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक पलवल में 20, कुरुक्षेत्र में 8, फतेहाबाद और पंचकुला में 10-10 नए केस सामने आए हैं। यमुनानगर में और सिरसा में 6-6 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 9,333 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी और 24 घंटे में 253 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 7,56,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। दूसरी लहर के शुरुआती दिनों में कोरोना का गढ़ बने गुरुग्राम में भी हालात सुधर रहे हैं। गुरुग्राम में एक दिन में महज 5 नए मरीज ही सामने आए हैं। हालांकि तीसरी लहर से अंदेशे को देखते हुए अभी कोरोना की सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाना बेहद जरूरी है। प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की अहम बैठक में मौजूद कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बैठक को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअली संबोधित किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय हरियाणा भ्रष्टाचार का पर्यायवाची था, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचारी डरे हुए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से निचले पायदान पर जो लोग थे, मेरा परिवार मेरी पहचान योजना के तहत उनका सशक्तिकरण करने का काम किया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, करनाल से सांसद संजय भाटिया, पूर्व मंत्री विपुल गोयल, पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह, पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। गुरुग्राम में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि नए कार्यकारिणी के सदस्य नई ऊर्जा, नए जोश के साथ नई टीम माननीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी। विपुल गोयल ने कहा कि नई टीम 2024 की तैयारी और कोरोना को लेकर स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर ध्यान लगा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन किए जाने के बाद बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल खोलने की खबरों पर शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने की खबरों को पूरी तरह से झूठा और निराधार बताया है। कौरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है। प्रदेश में स्कूल खोलने पर विचार करने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने अफवाह फैलाने वालों को चेताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहादुरगढ़ के कसार गांव पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुकेश के परिजनों से मिलकर उनका दुख साझा किया। आपको बता दें कि किसान आंदोलन स्थल पर आग में जलने से मुकेश की मौत हो गई थी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुकेश की मौत से 36 बिरादरी को आघात पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने मृतक मुकेश के परिजनों के आर्थिक मदद के लिए के साथ साथ परिवार के सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुकेश मामले की सीबीआई निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 60% संख्या को वैक्सीनेट कर नया आयाम स्थापित किया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे संपर्क कर 25 से 50 लोगों का समूह कहीं भी वैक्सीन कैंप लगवा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री और प्राइवेट अस्पताल संचालकों को अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेट कराना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा न करने पर कार्रवाई की बात कही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक जिले में तेज गति से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक 5,68,000 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल टूटने की कगार पर खड़े खोरी गांव में भूमाफियाओं की उगाही की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। हरियाणा न्यूज में खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद उगाही करने वाले भूमाफिया पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बता दें कि खोरी गांव में जमीन बेचने वाले भूमाफिया लोगों से जमीन की किस्त वसूल कर रहे हैं।
मामले का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें देखा जा सकता है कि भूमाफिया के लोग विश्वकर्मा चौक पर एक शख्स से बकाए पैसे की मांग की और न देने पर उसके साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो वो वहां से फरार हो गया। बहरहाल हमेशा की तरह हरियाणा न्यूज ने दबंगई की खबर को प्रमुखता दी, जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इधर अंबाला में विजिलेंस टीम ने छापेमारी करके एक पटवारी को रिश्वत के पैसे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने नारायणगढ़ सचिवालय से पटवारी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पटवारी ने कोर्ट से स्टे होने के बावजूद इंतकाल चढ़ाने की एवज में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी। डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि पटवारी के साथ तय हुई शर्तों के मुताबिक 5,000 रुपए दिए जाने थे और बाकी 20,000 रुपए 30 जून को देने थे, लेकिन शिकायत मिलने के बाद टीम का गठन कर आरोपी पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सोनीपत पुलिस ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला सोनीपत के गांव देवड़ू का है, जहां एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया है। हालांकि मामले से जुड़े 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने 7 युवक और युवतियों को गिरफ्तार कर देर रात लॉकडाउन में कर रहे थे पूल पार्टी में बाहर से बुलाई गई लड़कियां भी थी शामिल। वाना में नहर के पास मिला गर्भवती महिला का शव, पति पर लगा गला रेत कर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम के मानेसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आईएमटी के सेक्टर 4 स्थित एक कंपनी में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से आग के लपटों और काले धुएं को देखा जा सकता था। कंपनी में लगी आग की सूचना मिलने के बाद तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की 3 दर्जन गाड़ियों को काम पर लगाया गया। पंचकुला सेक्टर 25 में पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल शराब के नशे में धुत 2 युवक एक सैलून में घुसे और वहां की महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। इस पर जब सैलून के मालिक ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। जब एएसआई राजेंद्र ने दोनों युवकों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने एएसआई के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारी की वर्दी भी फाड़ दी। बहरहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा वहां से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। पंचकुला में गन पॉइंट पर अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाले अमित मीरचंदानी का 4 लोगों ने गन पॉइंट पर अपहरण किया और 31 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मामले की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस ने अमित मीरचंदानी का लोकेशन ट्रेस करने के लिए उनके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया। पुलिस को पीड़ित अमित मीरचंदानी की लोकेशन एमडीसी मनु वाटिका मिली। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 भागने में कामयाब हो गए। एमडीसी थाना पुलिस ने अमित मीरचंदानी के बयान पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैथल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों के समर्थन में नागरिक अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर कोरोना टाइम में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से उनकी हाजिरी नहीं लगाई जा रही है और न ही उन्हें वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि नियम के अनुसार ठेकेदार बदल जाने पर भी कर्मचारियों को नहीं बदला जा सकता। वहीं कर्मचारियों ने ठेकेदार पर नौकरी के एवज में उनसे पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। अंबाला शहर जलबेड़ा रोड पर इंडिपेंडेंट फैशन कंसल्टेंट सेंटर में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ट्रेनिंग के लिए बिना किसी के परमिशन के बच्चों को सेंटर पर बुलाया जा रहा था। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने रेड मारी।
इधर सोनीपत में प्रशासन द्वारा कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर करोड़ों रुपए के चालान किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सोनीपत प्रशासन द्वारा फेस मास्क और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 60,000 लोगों का चालान किया गया। इनमें से 55,000 चालान फेस मास्क न पहनने वालों के और 5,000 चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए गए। इन 60,000 चालान से प्रशासन ने 3 करोड़ 76 लाख रुपए जुर्माना के रूप में वसूले हैं। इस दौरान 228 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 342 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया। इधर यमुनानगर में बेखौफ स्नेचर्स का आतंक जारी है। ये बेखौफ स्नेचर्स सुबह के समय ही ज्यादातर स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार सुबह भी स्नेचर्स ने 2 बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाया और महिलाओं के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। वहीं इन 2 वारदातों में से एक स्नेचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही मामलों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर इंद्री के किले मोहल्ले के वार्ड नंबर 4 में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुकेश के साथ 7 महीने पहले उसकी शादी हुई। शादी के बाद मुकेश अपनी पत्नी के साथ इंद्री में वार्ड नंबर 4 के किराए के मकान में रह रहा था। फिलहाल एफएसएल और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। करनाल में अंधविश्वास के चलते एक आत्महत्या का मामला सामने आया है। जुंडला गांव में तांत्रिक विद्या में फंसकर एक व्यक्ति ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने पड़ोसियों पर शख्स को तांत्रिक विद्या में फांसकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिहोवा के गांव बोधनी के पास एक शव बरामद हुआ है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी करनाल में अब सड़कों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। यहां सड़कों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सड़क के दोनों तरफ हरियाली को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके लिए कई तरह के पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही सड़क के दीवारों को भी सुंदर कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों साइड पर फुटपाथ पर पेपर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। वहीं चैनल लिंक फेंसिंग का काम पूरा हो गया। इसके साथ ही हरियाणवी संस्कृति और आधुनिक कृषि को लेकर मनमोहक और आकर्षक तस्वीर बनाए जा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है, जिस पर थर्मोप्लास्ट पेंट होगा। फुटपाथ पर बेंच बनाए जाएंगे ताकि जो लोग सैर करने आते हैं वो बैठ सकें। इसके अलावा सड़क पर सोलर लाइट और खंभों पर स्पीकर भी लगाए जाएंगे। हरियाणा पुलिस में सिपाही और एएसआई के पद पर भर्ती करवाने के नाम पर करीब 55 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। इससे पहले भी आरोपी पर चंडीगढ़ में इसी तरह के धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां छोटे बच्चों की आपसी कहासुनी में एक महिला ने 4 महीने के मासूम को तेजाब पिला दिया। मासूम बच्चे की मां बाहर पानी लेने गई थी, तभी पड़ोसन ने मासूम को तेजाब पिला दिया। पानीपत के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम की मौत हो गई। पानीपत के सामान्य अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मासूम का पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फतेहाबाद के पास बुधरा गांव में बुधवार सुबह गुरुद्वारा साहिब में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें गुंबद गिरने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मिस्त्री ने दम तोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे में पत्थर लगाने का काम चल रहा था, तभी गुरुद्वारे पर बना गुंबद मिस्त्री पर गिर गया और मिस्त्री की मौत हो गई। अंबाला में सीआईए ने छापेमारी कर
कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। अंबाला शहर के एक कोचिंग सेंटर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मार्केटिंग की कोचिंग दी जा रही थी। मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान करीब 150 लड़के और लड़कियां सेंटर में पाए गए। फरीदाबाद में पशु चिकित्सकों ने आंख पर पट्टी बांधकर मेनका गांधी के खिलाफ ब्लैक डे मनाया और सेक्टर 12 में लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। बीते दिनों से सोशल मीडिया पर मेनका गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो पशु चिकित्सकों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी और उनकी डिग्री निरस्त करने की धमकी दे रही थी। वीडियो सामने आने के बाद देश भर के पशु चिकित्सक मेनका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फरीदाबाद में चिकित्सकों ने मेनका गांधी के व्यवहार की निंदा करते हुए आंख पर पट्टी बांधकर ब्लैक फ्राइडे मनाया। गुरुवार शाम पानीपत में मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिससे तेज आंधी और तूफान आने लगे। वहीं इलाके में आंधी से काफी नुकसान की खबर है। हवा इतनी तेज थी कि जिसकी वजह से टोल प्लाजा की छत उड़ गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी टोल कर्मचारी को चोट नहीं आई। वहीं इंडस्ट्रीज एरिया में कई ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे गिर गए। प्रदेश में गिरते भूजल को बचाने के लिए सीएम मनोहर लाल द्वारा फसल विविधीकरण योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम मेरा पानी मेरा विरासत है, जिससे अब लागू रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना के तहत जिन किसानों ने पिछले साल अपने खेत में धान फसल की रोपाई की थी और इस वर्ष उसी खेत में वैकल्पिक फसल बोई है, उसे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत दी जाने वाली 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि को 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त संबंधित कमेटी द्वारा खेत की फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद 2,000 रुपए प्रति एकड़ और दूसरी किस्त की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से फसल की बिक्री के दौरान दी जाएगी। सिरसा में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स ने महिला के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई को फंसाया। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद आरोपी उमेश ने महिला के साथ मिलकर अपने ही भाई को बुलाया और उसे दुष्कर्म के मामले में फांसने की धमकी दी। 25 जून 1983 भारतीय खेलों के इतिहास में कभी न भूलने वाला दिन है। 38 साल पहले आज ही के दिन भारतीय टीम लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी। वेस्ट इंडीज पर भारत ने फाइनल में 43 रनों से हैरतअंगेज जीत दर्ज कर पहली बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने उम्मीदों के विपरीत चौंकाने वाला प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसी दिग्गज टीमों को धूल चटाते हुए विश्व चैंपियन बनकर दिखाया था।